हेलो एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। वेलकम टू स्टडी IQ। जैसे कि आपको पता ही है, अभी यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया है और आज जिनको हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं वो मेरे ही नेटिव प्लेस जम्मू के हैं। सो वी आर लाइक एक्सट्रीमली प्राउड टुडे। आई एम रियली प्राउड टुडे टू इंट्रोड्यूस हिम टू यू। सो वेलकम सनी जी टू स्टडी IQ एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने 148 रैंक जो है वो हासिल किया है। सो कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम माई सेल्फ एंड फ्रॉम माई होल टीम। Thank you very much, and thank you for inviting me on your channel. Thank you. सर, पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस चीज से आपको मोटिवेशन मिली कि आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। सिविल सर्विसेज की तरफ जाना तो my motivation was कि ground पे काम करना है. Motivation was public service, and that's why I was working in private HCL Technologies for 2 years, and after I came to know कि civil services भी होता है. Before that I didn't know anything. मुझे कुछ नहीं पता था यूपीएससी के बारे में, civil services के बारे में, IAS DC ये सब सिर्फ सुना था, but I didn't know what their real work is. When I slowly and gradually came to know that this is also existing and this is the way to get into it, and this is the kind of work जो हमें करने को मिलेगा. So on that basis I decided that I should at least give a shot. And जब first attempt मैंने दिया, and I was able to clear the prelims in my very first attempt. So after giving mains also, so I realized that I could do it if I work hard. So that was my motivation that I continued. So I have given all the 6 attempts and exhausted my attempts. So basically public service was the main motive. जी, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि 6th अटेम्प्ट एक लंबी जर्नी रही आपकी, और एस्पिरेंट्स को यहाँ पे बता दूं कि इन्होंने पहले भी जो स्टेट सर्विसेज हैं, केएस का एग्जाम होता है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो भी क्लियर किया। उसके बाद यूपीएससी 5th अटेम्प्ट में भी क्लियर किया और इनको IRTS सर्विसेज जो है वो मिली, जिसमें अभी भी आप यू आर अंडरगोइंग द ट्रेनिंग। ये मोटिवेशन कैसे बना के रखा 6th अटेम्प्ट तक कि फिर से देना है, क्लियर करना है? पहले 4 अटेम्प्ट जब मैंने दिए थे तो आई वॉज नॉट एबल टू, मैंने 2 बार इंटरव्यू भी दिया, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू गेट इनटू द फाइनल लिस्ट. सो मोटिवेशन कहीं ना कहीं हाँ टूटा कि मे बी दिस थिंग इज नॉट मेड फॉर मी. बट in the meanwhile I gave civil services exam, state civil services exam, and that I cracked. So usse I think that gives me a confidence कि no, I should further give 5th and 6th attempt also, because it was also, there was job security also with me. So that was a cushion for me कि इतना pressure नहीं था कि, because I was also getting older day by day. So I had that feeling कि job मेरे पास थी after cracking civil services. तो that I think मेरे को re-energize हुआ कि मुझे करना है ये, and I मैंने जो है वो डिसाइड किया कि मैं ये करूँगा. एंड वन मोर थिंग, व्हेन जब मैं एज अ काम कर रहा था, जब मैंने काम भी किया एज अ तहसीलदार काम किया मैंने, देन आई केम टू वर्क अंडर द डीसी, तो जो कि ऑब्वियसली हमारे वहाँ पे आईएएस थे. तो उनके अंडर काम करके मुझे और मोटिवेशन मिला कि नहीं, मतलब आई शुड गिव मोर अटेम्प्ट्स एंड आई शुड ट्राई कि मैं भी मतलब आईएएस बनूँ. तो दैट वाज द मोटिवेशन दैट सस्टेन्ड मी ओवर द लास्ट 2-3 years. ओके, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सर्विसेज में होते हैं फिर से क्लियर करते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से अपना टाइम आपने मैनेज किया? जब ये रेलवेज की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तब तक तो मैं अपना जो मेंस था 2019 का मेंस लिख चुका था. तो इस वाली ट्रेनिंग में तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. आई कुड मैनेज, क्योंकि मुझे सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, तो दैट कैन इजीली बी मैनेज विद 3-4 hours ऑफ वर्क डेली. उससे पहले हाँ थोड़ा स्ट्रगल हुआ जब मैं आई वॉज पोस्टेड एज तहसीलदार आफ्टर क्लियरिंग द स्टेट सिविल सर्विसेज. देन जो दिस ईयर प्रीलिम्स एंड दिस ईयर मेंस, हाफ ऑफ द मेंस आई गेव, मैंने जब मैं सर्विस में था तभी किया. आई वॉज तहसीलदार. सो यस, इट वॉज चैलेंजिंग, बट स्टिल आई वॉज, मैं एक जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी दैट वॉज अ वेरी रिमोट एरिया. सो दैट वॉज ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, बिकॉज वहाँ पे वर्क प्रेशर उतना नहीं था जितना एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम जगह पे होता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में. क्योंकि आप वहाँ से हैं तो आपको पता होगा, वहाँ पे एक जगह है बसंतगढ़, वहाँ पे मैं पोस्टेड था. एंड प्लस वहाँ पे there were no sources of entertainment, so एक kind of there were no distractions there also. So ये एक blessing in disguise था कि मुझे एक ऐसी जगह पे काम करने को मिला जो बहुत ही रिमोट थी,
और मुझे वहाँ पे पढ़ाई करने के अलावा कोई और काम नहीं था अपार्ट फ्रॉम डूइंग द जॉब. सो देयर वर नो डिस्ट्रैक्शंस. आई वाज स्टडीइंग देयर एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट. उसके बाद मैंने छुट्टी मतलब रिजिग्नेशन भी दे दिया था 1 month before the mains exam so that I can fully concentrate on the mains because I had already got the IRTS, so I just had to work on it and so somehow I managed it. जी, जैसे आपका प्रिपरेशन का फेस भी काफ़ी लंबा रहा, काफ़ी पेशेंस आपने रखा, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात करते हुए मैं बात करूँगी प्रीलिम्स और मेंस का जो अप्रोच रहता है, आप एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह से अप्रोच करें इस एग्जाम को? प्रीलिम्स और मेंस आजकल के जिस तरह के प्रीलिम्स के पेपर्स आ रहे हैं तो आई थिंक इट हैज मोर बिकम वन एंड द सेम थिंग. सो देयर इज नो साइलोट डिफरेंस बिटवीन द टू. अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी पे हमें फोकस करना चाहिए और प्रीलिम्स की तैयारी इज अ सब पार्ट ऑफ इट. अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, वो सब करने के बाद देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन करंट अफेयर्स आजकल एंड दे आर गेटिंग इनटू द डिटेल्स. Until or unless you don't know the whole issue, you cannot take mark in the prelims. So for prelims, I would suggest stick to the textbooks. Do as many test series, not many test series, but write as many as at least 20-25 tests before going into the prelims, so that you can have a hold ki how you have to utilize your mind over there. Plus, you have to revise again and again for prelims, and you have to be very thorough for current affairs. I used to do magazines. There are many monthly magazines that are available in the market, online and offline mode. So I used to follow those for current affairs, and the same textbooks. These are the standard textbooks. For example, Spectrum for history, NCRTs, and all those things. That was same. So my strategy was to attend at least 20 to 25 or maybe 30 mock tests before sitting into the prelims, so that the whole syllabus is covered in a holistic manner and don't find any problem with that. For mains, the strategy is different because there we have to do a lot of writing. तो वहाँ पे हमें the only strategy is write as many answers as possible. Join a test series. Even if you don't join a test series, you can do answer writing at your own place, at your own. और आप किसी से peer review करवा सकते हैं जिससे आपको पता लग जाए whether you are writing in the right direction or not. So for mains, the only strategy is right. It is true for GS also, it is true for optional also. जितना ज़्यादा हम लिखेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम करेंगे. And I must say that we must write at least 5 to 10 questions of mains daily, irrespective of we don't. तो हम सोचते हैं कि हम पहले रिवाइज कर लें उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे, नहीं. स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन हमारी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि मेंस में हम जितना लिख सकते हैं लिखें. Only then we will be able to improve our writing and we can clear the exam. एग्जैक्टली. सो नोट्स मेकिंग पे आपका क्या आइडिया है कि नोट्स बनाने चाहिए या अदरवाइज आजकल बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल रहता है, सो व्हाट विल यू सजेस्ट? I think it depends on person to person. I personally used to make notes because reading from the PDF or for example newspapers के तो notes बनाने ही हैं and they don't have to be bulky notes नहीं होने चाहिए, बहुत short crisp notes होने चाहिए newspapers के, because if you are not making notes of newspapers, you are not reading them at all. क्योंकि न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो हमें 4 दिन बाद वो भूल जाएगा. बट अगर हमने उसके साथ साथ नोट्स बनाए हैं, only then we will be able to revise them and we can use that information in our GS mains or optional mains exam. तो नोट्स बनाना आई थिंक फॉर न्यूज़पेपर्स इट इज़ मैंडेटरी, अदरवाइज इट इज़ लाइक कि हमने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है. और जैसे मैंने मंथली पीडीएफ्स की बात की, मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जो कंपाइलेशंस आ जाती हैं करंट अफेयर्स की, वहाँ से भी आप कर सकते हो. तो उन पीडीएफ्स का आपको नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है, दैट इज़ अप टू यू. आई यूज टू मेक इट सो दैट कि मुझे रिवाइज करने में आसानी हो जाए. और आई थिंक आपके पास कुछ नोट्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा पढ़ा होता है तो लास्ट के जो 1 मंथ होता है, जो लास्ट के 3 वीक्स होते हैं, उसमें यू जस्ट रिवाइज. तो अगर आपके पास आपके कंसाइज नोट्स नहीं होंगे तो वो लास्ट के 3 मंथ्स में सब कुछ रिवाइज करना बहुत टफ हो जाता है. तो आई थिंक हमें शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते रहना चाहिए ताकि हमें रिवीजन में काम आए और हम वहाँ पे जो रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं वो हम अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकें. बिल्कुल. अब जैसे आपने बताया लास्ट अटेम्प्ट में भी आपका क्लियर हुआ. इंटरव्यू बोर्ड्स आपने यूपीएससी के 2 बार आई थिंक दोनों बार आपने देखे होंगे. किस तरह का एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू बोर्ड के साथ रहा? कोई इंटरेस्टिंग मोमेंट्स जो आप शेयर करना चाहें? इंटरव्यू एक्चुअली मैंने 4 बार इंटरव्यू दिए हैं. 2 बार आई कुड नॉट मेक इट टू द लिस्ट और 2 बार मैंने आई वाज सिलेक्टेड इन द फाइनल लिस्ट. सो
इंटरव्यू का इंटरेस्टिंग मोमेंट, आई थिंक समटाइम्स इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, जैसा कि इस बार का जो इंटरव्यू था दैट वाज वेरी, स्मिता नागराज जी का बोर्ड था, तो दैट वाज वेरी, it was like a conversation. They were not asking questions. It was like we are having a cup of tea, और जैसे दोस्तों के साथ या किसी के साथ हम डिस्कशन करते हैं वैसा डिस्कशन कर रहे थे, तो इट वेंट वेरी स्मूथली. तो दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज. नॉट कि मैंने आंसर्स अच्छे दिए, बट जिस तरीके से वो कंडक्ट हुआ इन अ कॉर्डियल मैनर, इन अ कन्वर्सेशन मैनर, नॉट इन अ क्वेश्चन आंसर मैनर, तो आई वुड से दैट वाज माय वेरी गुड एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत अच्छे आंसर्स दिए या वो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड, मैंने बहुत ही अच्छा किया, बट the whole as a whole it was a very good experience this time. And sometimes kabhi hota hai ki you also feel low. I remember one interview, I think it was my second attempt, when I was so nervous that I couldn't that it was very visible in my voice, and I think that's why I got very not very good marks in that interview, because I was very nervous. So that can be one of the low point also. But interviews is like it's about the day you prepare. You cannot prepare for interview. Ultimately it is a test of personality. It doesn't matter how much newspapers you read or how much thorough you with current affairs. The way you give your answers without getting stressed, that matters. जितना ज़्यादा आप friendly और obviously within the formal mode आप conversation रहता है without getting nervous, and you have to show your true personality. We don't have to fake anything. तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा इंटरव्यू में, so that they come to know that the person is genuine, honest, and he has a lot of integrity, and they can trust you and they can induct you in the services on the basis of that. क्योंकि knowledge का test तो हो चुका है, so personality जो है we have to show them our true personality. So that is what they are looking for. ओके एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट और है ऑप्शनल, जिस पे एस्पिरेंट्स बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आई एफ सी इनकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, बट ऑप्शनल क्या लें उसको लेके कंफ्यूज रहते हैं. आपने अपना ऑप्शनल क्या रखा और कैसे डिसाइड किया? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था. तो ऑप्शनल इज बेसिकली आई थिंक ऑन द इंटरेस्ट, बिकॉज ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जो फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन की 3 साल की तैयारी आपको 1 साल में ही वो सब सारा सिलेबस पढ़ना है, तो आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है. तो ऑप्शनल सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग का आजकल जो ट्रेंड है वो ये है कि ये ऑप्शनल अच्छा करता है. अच्छा करने के हिसाब से वो देखते हैं कि कितने लोगों का पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्ट हुए, कितने लोग सोशियोलॉजी में सिलेक्ट हुए, तो उस बेसिस पे वो आजकल बच्चे जो हैं वो, जो मेरे पास भी कॉल्स आते हैं कि आपको क्या लगता है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सक्सेस रेट कितना है, 8% है, 10% है, 5%. तो आई थिंक ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑप्शनल आपको पढ़ना है. एवरी ऑप्शनल इज गुड, एवरी ऑप्शनल इज ओके, बट अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आप वो चीज़ डीपली नहीं कर पाएंगे. तो फॉर एग्जांपल मैंने जब ऑप्शनल लिया था तो मेरे पास पॉलिटिकल साइंस, आई थिंक मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस मैंने इसलिए था क्योंकि मेरे को थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट था थोड़ा. उसके पहले मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस कभी नहीं पढ़े थे, बट स्टिल मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट था, क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सेम होती हैं, बट एक आईआर था जिसमें मुझे इंटरेस्ट था. प्लस इसका जो इंटीग्रेशन जीएस के साथ था वो भी काफ़ी ज़्यादा था. फॉर एग्जांपल जीएस जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इट, प्लस इसमें जो हम आईआर पढ़ते हैं दैट इज़ पार्ट ऑफ जीएस 2 पेपर इन जनरल स्टडीज. सो इंटीग्रेशन कॉमन सिलेबस काफ़ी ज़्यादा था, तो आई थॉट कि अगर मैं ये रखूँगा तो मेरी जीएस की तैयारी भी हो जाएगी और जीएस में जो पढ़ूंगा वो यहाँ काम आ जाएगा. प्लस और अवेलेबिलिटी, गाइडेंस, मार्केट में आपकी गाइडेंस ऐसे लोग कितने हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं. तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर वी शुड सेलेक्ट अवर सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें मार्केट में शायद कोचिंग नहीं मिलती या मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो देन दे सीक, तो वो सोचते हैं कि हम ये किससे पूछें, किसकी तैयारी कैसे करें, आंसर राइटिंग किसको चेक करवाएं. तो ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने जो एक थोड़ा हटके ऑप्शनल लेते हैं, बट बाद में उनको गाइडेंस नहीं मिलता है. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट जो है वो आपका होना चाहिए. वंस यू हैव इंटरेस्ट तो आप स्काई इज द लिमिट, देन आप कुछ भी कर सकते हो उस ऑप्शनल में. और सेकंड जो थोड़े कम फैक्टर्स हैं जो मैंने कंसीडर किए थे वो था इंटीग्रेशन विद द जीएस सिलेबस एंड गाइडेंस एंड मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट. उसकी वजह से मैंने ये सब्जेक्ट लिया. जैसे आपने 6 अटेम्प्ट्स दिए, सारे अटेम्प्ट्स दिए, क्या कभी आपको ऐसा आपने एनालाइज किया कि हाँ सेकंड अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ, फर्स्ट में नहीं हुआ, तो क्या गलतियां थी जिस पे आपने इम्प्रूव किया कि ये, क्योंकि अपनी गलतियां समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कभी आपको कुछ ऐसा लगा कि ये चीज शायद मैं गलत कर रहा हूँ, इसको ऐसा करना चाहिए?
आई थिंक फर्स्ट स्टार्टिंग के कुछ अटेम्प्ट्स में ये था कि मेरा ग्रिप नहीं था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इसमें सब कुछ पढ़ना है, तो जब सब कुछ पढ़ने जाता था तो सब कुछ तो पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि सब कुछ पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो हर चीज़ में थोड़ा पढ़ लेता था, लेकिन उसके ऊपर कमांड नहीं आती थी। तो आई जी थिंक मेंस में, और वो जैसे हिस्ट्री के लिए हम 2-3 किताबें पढ़ लें, बट उसका कोई सेंस नहीं है। अगर आप जीएस के लिए पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री की आप एक ही किताब पढ़ो, उसको 2-3 बार पढ़ लो, उसको 10 बार पढ़ लो, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा लेट रियलाइज़ हुआ कि आई यूज्ड टू कवर कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, बट व्हाट आई मिस्ड इज़ कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, रिवाइज़ करना और रिटेन करना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जब आप रिवाइज़ और रिटेन करेंगे तो आप एग्ज़ाम में वो चीज़ रिप्रोड्यूस कर पाएँगे। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट या कोई भी न्यूज़पेपर होता है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाता था, तो इट डिडंट मेक सेंस कि न्यूज़पेपर में जो पढ़ा है वो मैं एग्जाम में नहीं लिख के आऊँ। तो न्यूज़पेपर पढ़ना एक तरह से वेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा सीखा वो मैं अपने क्वेश्चन और आंसर्स या एस्से में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से मेरी एडवाइस यही है कि कम पढ़ो, कम पढ़ो इन द सेंस नॉट यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, बट अवॉइड रेपिटेशन। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके लिए एनसीईआरटी भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, 2-3 किताबें पढ़ लो, उससे आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। एक फिक्स किताब रखो, उसी को बार-बार पढ़ो सो दैट थिंग्स गेट कंसंट्रेटेड। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स बनाओ और उसको भी 6 दिन बाद, 7 दिन बाद रिवाइज करते रहो ताकि थिंग्स गेट इम्प्रिंटेड, एंड आफ्टर दैट जब आप ये रिवाइजन करें तो उसके साथ आंसर्स भी लिखो। आंसर राइटिंग मस्ट है, क्योंकि जो आप रिवाइज कर रहे हैं वो जब तक आप वो लिखोगे नहीं तब तक दैट थिंग वोंट बी रिप्रोड्यूस्ड इन द एग्जाम। सो इस टाइम और लास्ट टाइम मैंने यही किया था कि फोकस्ड ऑन आंसर राइटिंग, आई फोकस्ड ऑन रिवीजन रादर देन रीडिंग डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट पीडीएफ्स, ऑल दोज थिंग्स। तो पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ के रिटेन करना और उसको एग्जाम टाइम पे रिप्रोड्यूस करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो रिप्रोडक्शन के लिए only thing is answer writing. Until you don't do answer writing, you won't be able to reproduce the material that you have read in the real time. जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जाने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि फेलियर, रादर आई वुड से अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, दे आर नॉट अ डिफीट बट दे आर अ डिले। आपके केस में भी यही दिखता है कि इट वाज नॉट अ डिफीट, इट वाज अ डिले। सो आप हमारे इस तरह के एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, इंटरव्यू से रह रहा है, कभी मेन से रह रहा है? तो व्हाट सजेशन, लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव टू देम? I would say don't lower your guard. Obviously, जब आपका फेलियर नहीं होता तो प्लीज़ एनालाइज कि कहाँ गलती हो गया, किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, एंड आफ्टर एनालाइजिंग इट प्लीज़ वर्क ऑन इट। क्योंकि इफ़ यू डोंट चेंज योर वे ऑफ रीडिंग, स्टडिंग, राइटिंग, नेक्स्ट टाइम भी जब आप अपने आप में चेंज नहीं लाओगे तो सेम मार्क्स आएंगे। सो इट्स बेटर यू एनालाइज, चेंज द थिंग्स, आफ्टर दैट एंड ट्राई अगेन। बिकॉज होता ये है कि वंस यू, जब आपने इतना सारा पढ़ लिया होता है तो यू आर एट 80-90%, सो यू नेवर नो दैट यू जस्ट नीड अ स्मॉल स्लाइट पुश, एंड दैट पुश कैन कम इन एनी ईयर, एनी अटेम्प्ट। सो डोंट लूज योर होप, आई थिंक डोंट लोअर योर गार्ड, इट इज़ डेफिनेटली अ डिले, बट दूसरा साइड में ये बोलना चाहूँगा, इट इज़ अनदर साइड ऑफ द कॉइन कि फॉर एग्जाम्पल आई थिंक यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए 2 years is sufficient. 2 years, if you don't do anything, just prepare for UPSC, you will be able to cover the whole of syllabus including your optional, and plus जो current affairs है वो तो definitely हर दिन update होता है, you will have to keep updating. But one thing that worked for me that did not work in the first 4 attempts is I said I was in a bit of pressure as well, because मेरे पास कोई जॉब नहीं था तो थोड़ा स्ट्रेस भी था कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो that can actually decrease your efficiency. But once I cleared state civil services, I got a job, and then I decided that I should give it, and 5th and 6th attempt मैंने दिया था, so I already had a security, job security, future security, and after that I had no pressure, and that actually increased my efficiency. So my advice would be कि do not put all your eggs in one basket. And UPSC is not end of life as well. Exactly. There will be definitely 10 lakh people appearing in the exam, and so filling the forms and appearing in the exam, and only at the end of the day 900,000 are selected. So there are bound to be more failures than success stories. That is true, but don't consider it as end of life. My advice to the youngsters is 2-3 years. 2 years, I think max. If you want, you can have 3 years. Give fully to UPSC. But even if God forbid you are not able to clear in the first or second attempt, you should start planning for your plan B. Right. Career B option. In case I do not get, what should I do? So that plan B has to be in your mind, and
क्योंकि उसके बाद आप जॉब के साथ साथ वो कर सकते हो, बिकॉज देन यू डोंट नीड फॉर 12 hours ऑफ स्टडी और 10 hours ऑफ स्टडी. वंस यू हैव रेड एवरीथिंग, you can manage it along with your job. I have many friends that are doing it with the job because they have read all the things and now they just need to revise it. Read terms of optional and they have to keep update with the newspapers. So जब आपने एक बार कर लिया, उसके बाद you just need 3-4 hours of regular studies जिससे आप अपना वो कर सको. तो प्लान भी मस्ट बी देयर एंड देयर आर मेनी पीपल जो लोग अटेम्प्ट निकालते हैं प्लस वो जॉब्स में होते हैं, दे कैन हैव लीव वगैरह, somehow they manage. But for me that worked actually because there was no pressure. There was security of jobs, security of career, security of future was there, so I could play better in the 5th and 6th attempt. So I think that is also there, that we should give exam without taking tensions, without क्योंकि इससे हमारी efficiency decrease होती है. We are not able to play fully according to our capabilities, so that lowers. And यहाँ पे तो वो चीज़ possible ही नहीं है कि if you do not give your best तो आप ये एग्जाम निकाल नहीं सकते. So I think people should work on that thing also. And if you are really interested in civil services, so I must say that after giving 2 attempts, you should start planning your career. And side by side, you must give exams because you never know things fall in line for you. तो साथ साथ में आप ऑल्टरनेटिव प्लान जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, एंटरप्रेन्योर कीजिए, साथ साथ में देते रहिए. ताकि मैंने ऐसे ही किया तो आई थिंक इट वर्क फॉर मी एंड आई थिंक दैट कैन बी अ राइट चॉइस. अदरवाइज होता ही है कि आफ्टर 4 attempts also I was very kind of depressed कि मतलब what to do now, ये वो वगैरह. So I applied for state civil services and that is happened. Then you face periods of low when you don't succeed, but then not clearing the exam is not a failure. But if you अगर आप अपनी हार मान लेते हो, that is a failure. तो जब तक आपने हार नहीं मानी है तब तक you are not defeated. But अगर आपने अपनी defeat मान ली है तो बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन एंड एडवाइस कहेंगे आपने एस्पिरेंट्स के लिए दिया. और जाने से पहले कोई क्रेडिट, आई मीन आई वुड लाइक टू नो कि आप किसी को थैंक यू बोलना चाहें, द पीपल हु हैव सपोर्टेड यू ड्यूरिंग दिस जर्नी. I think my wife, I think she is my biggest क्या बोलते हैं inspiration. My wife Palak Mahajan, she is there for me because she is basically the lady luck for me. In my 4 attempts, I had no. After getting civil services, I got to meet her, and she came in my life. And after that, I don't know luck change or what happened, that I cleared successively twice. So that she's the lady luck for me. I think that change. I think. Apart from that, there is always support of friends and family. They supported me. They always believed in me. So I think their belief actually helped me. I can do it, and that's why I kept on doing it. This is really sweet because even yesterday I interviewed Suman Nalaji and she was also married. So एक जो myth रहता है कि people अब UPSC हो जाए बाद में शादी करेंगे, they keep on delaying things, and but ऐसा नहीं है. It's a myth. You can clear exam even if you're married or not. These things doesn't matter if you've got a supportive partner. So it's really good to know. Partner is very supportive and she is my inspiration. She is very supportive in me, and my all credit goes to her. The way she supported me, it's wonderful to have a partner like this. Thank you so much Sunny जी for being with us. आपने टाइम दिया ट्रेनिंग के बीच में से हम लोगों को, और आई एम श्योर आपकी बातें सुन के, आपके सजेशन सुन के बहुत सारे एस्पिरेंट्स आज इंस्पायर होंगे. Thank you so much and all the best for your future.